हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहतास कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस के अंदर हमने डिस्कस किया था पोर्टुगीज़ और डच के बारे में। ठीक, तो उससे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस के अंदर नेक्स्ट कौन आए थे। ब्रिटिशर्स, फिर ये अपने डेनिस, फिर फ्रेंच और फिर स्वेडिश। उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियोज उन सभी के लिए यूज़फुल है जो एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियोज़ को विजिट कीजिए और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में अगर आपको अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबाएँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिशर्स के अंदर सबसे पहले देखें तो फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्लोरर था जॉन मिल्टन हॉल, जो कि 1599 को इंडिया के अंदर आया था, 1599 ईस्वी के अंदर। फिर अगर बात करें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। इनिशियली ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसके अंदर 217 शेयर होल्डर्स थे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ भी एक इसके अंदर शेयर होल्डर थी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको और मर्चेंट्स एडवेंचर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो फुल नेम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक है, नाम एक बार दोबारा देख लीजिए। ये नाम लिखा हुआ है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल नेम था। ओके, क्वीन एलिजाबेथ ने स्टार्टिंग के अंदर 15 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे इस कंपनी को। ओके, और फिर अगर बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट का कमांडर था, उसका सेनापति था। और जहांगीर के कोर्ट के अंदर और कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा गया था कि वो ट्रेड राइट्स लेके आए उनसे, और जो रॉयल पेट्रोनाइज है वो भी और जहांगीर से लेके आए। लेकिन जहांगीर ने ये ट्रेड राइट्स और इस कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिए नहीं। ठीक है, और उसको अपने कोर्ट के अंदर और 400 का मनसबदार बना लिया था। ओके, और ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर था। ओके, फारसी भाषा जानता था। फिर नेक्स्ट बात करें तो सूरत, फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी 1608 के अंदर, 1608 के अंदर सूरत के अंदर, और फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। अब जब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी गई थी तो जो सूरत के मर्चेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए ब्रिटिशर्स को, और ऐसा करने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों ने उनको प्रोवोक किया था, उन्होंने उकसाया था उनको। ठीक है, तो पुर्तगालियों के उकसाने के बाद में और सूरत के मर्चेंट्स ने इस फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का विरोध किया, तो इसके बाद में ब्रिटिशर्स को ये फैक्ट्री क्लोज करनी पड़ी। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो अब फर्स्ट फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश कहाँ कर दी गई थी? सूरत के अंदर। ठीक है, कब? 1608 के अंदर। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर अगर बात करें तो जो ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये चीज़ दो चीज़ अलग अलग हैं। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? सूरत के अंदर। ओके, और ईस्टर्न कोस्ट पे वो मसूलीपट्टनम में। ओके, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर सर टॉमस रो, ये कौन थे? ये किंग जेम्स फर्स्ट जो कि ब्रिटिश के किंग थे, उनको ये कमांडर थे। ठीक है, और 10 जनवरी 1616 को, 10 जनवरी 1616 को, और वो जहांगीर से मिले कहाँ पर? राजस्थान के अंदर एक जगह है अजमेर, वहाँ पे मिले थे। और उन्होंने और जहांगीर से और जो ट्रेडिंग राइट्स थे और जो रॉयल पेट्रोनेज था उनके राइट्स और ले लिए थे, वो सक्सेसफुल रहे थे ये ट्रेडिंग राइट्स लेने के मामले में। और हालांकि ये जो ट्रेडिंग राइट्स थे ये दिए तो गए थे जहांगीर के द्वारा, लेकिन जो ओरिजिनली अगर बात करें तो उस टाइम गुजरात का गवर्नर था शाहजहां, तो यानी जिनका नाम था खुर्रम, ओरिजिनल नेम। तो ये जो ट्रेडिंग राइट्स थे ये खुर्रम के द्वारा दिए गए थे। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो 1632 एडी के अंदर जो गोलकुंडा का सुल्तान था उसने एक गोल्डन फरमान इशू किया था। अब इस फरमान के अनुसार
अगर देखें तो ब्रिटिशर्स को गोलकुंडा के अंदर वो ट्रेड कंडक्ट करने की परमिशन दे दी जाएगी अगर वो 500 पगोडा इसके बदले में उनको पे करे तो, ठीक है। तो ये कंडीशन रखिए कि अगर 500 पगोडा, पगोडा क्या थी उस टाइम और वहाँ की करेंसी थी, ठीक है। तो अगर 500 पगोडा ब्रिटिशर्स गोलकुंडा को देते हैं, गोलकुंडा के रूलर को देते हैं, तो वो वहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो कंडक्ट कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट जगह आती है हरिहर, उड़ीसा के अंदर। ये देखिए कहाँ पे, हरिहर उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी 1633 एडी के अंदर, 1633 ईस्वी के अंदर। फिर 1639 एडी के अंदर अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एक गांव खरीदा था, एक विलेज परचेज किया था चेन्नई नाम से। और ये जो विलेज खरीदा गया था ये चंद्रगिरी के राजा से खरीदा गया था और जिसका बाद में नाम बदलकर चेन्नई या सॉरी मद्रास कर दिया गया था, ठीक है। जो अभी चेन्नई है उसका नाम क्या बदलकर कर दिया गया था, मद्रास, ओके। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की और एक फोर्ट सेंट जॉर्ज कंस्ट्रक्ट करवाया। अब ये फोर्ट क्यों कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे, ताकि ये जो कंपनीज स्टेब्लिश की गई थी इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। तो एक प्रोटेक्शन पर्पज से यहाँ पे और जहाँ भी ये कंपनी स्टेब्लिश की गई थी, फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई थी, वहाँ पे आपको और ये फोर्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्ट स्टेब्लिश किया गया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और ये जो फोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा किया गया था, फोर्ट ये फ्रांसिस डे के द्वारा, ओके, फ्रांसिस डे के द्वारा इससे और फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। 1651 के अंदर अगर बात करें तो ग्रेवियन वांटेन नाम का एक व्यक्ति था जिसने बंगाल के अंदर और ट्रेड करने के राइट्स और जो परमिशन है वो ले ली थी वहाँ के गवर्नर सुजाउद्दौला से, ठीक है। उस टाइम गवर्नर कौन था बंगाल का, सुजाउद्दौला। उससे ग्रेवियन वांटन ने और वहाँ पे ट्रेड करने के लिए परमिशन ले ली थी। और कब ली थी, 1651 के अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट देखें तो एक फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी हुगली के पास में। और ये हुगली के अंदर फैक्ट्री किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, ब्रिजमैन के द्वारा, ओके। फिर 1661 के अंदर अगर बात करें तो इंग्लैंड का प्रिंस का नाम था चार्ल्स सेकंड। उसने शादी की थी पोर्टुगीज प्रिंसेस कैरियन ब्रेंगेना के साथ और दहेज के अंदर, डोवरी के अंदर उनको बॉम्बे मिला था। फिर 1668 के अंदर कंपनी ने और बॉम्बे को ले लिया था कि वो पर एनम और 10 पाउंड उनको पे करेंगे, उसके बदले में उनको बॉम्बे दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बॉम्बे के अंदर एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली। फिर नेक्स्ट देखें तो 1698 के अंदर कंपनी ने 3 विलेज खरीदे थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, ये 3 विलेज कंपनी ने खरीदे थे। कौन कौन से, सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, ठीक है। बंगाल के अंदर ये तीनों विलेज है। तो ये खरीदे थे कंपनी ने कब, 1698 के अंदर। और यहाँ पे फोर्ट विलियम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और ये फोर्ट विलियम किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये जोब चार्लॉक के द्वारा। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, ओके। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो कलकत्ता का फर्स्ट गवर्नर था चार्ल्स अय्यर, ओके। फिर नेक्स्ट देखें तो 1717 के अंदर एक इंग्लिश डेलीगेशन तैयार किया गया था जॉन शेरमैन की लीडरशिप के अंदर, जो कि मुगल एम्परर फर्रुखशियार से मिलने के लिए भेजा गया था। अब इस डेलीगेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रेडिंग राइट्स और जो रॉयल पेट्रोनेज है उसको प्राप्त करना, ठीक है। उनका जो एरियाज है उसको एक्सपेंस करना, ठीक। तो अब ये डेलीगेशन था, इसके अंदर जॉन शेरमैन लीडर और 2 व्यक्ति और थे, डॉक्टर हैमिल्टन और एक था ख्वाजा सहरुद जो कि ट्रांसलेटर थे, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे इस डेलीगेशन के अंदर, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। फिर अब ये जो डॉक्टर हैमिल्टन, ट्रांसलेटर ख्वाजा सहरुद और जॉन शेरमैन, तीनों का डेलीगेशन ये जो था ये फर्रुखशियार से मिला और उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे फर्रुखशियार के द्वारा। वो देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले बंगाल के अंदर ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए थे कि आप बंगाल के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इसके बदले कंपनी 3000 रुपये और मुगल एम्परर को पे करेगी, ओके। फिर सेकंड जो प्रिविलेज दिया गया था वो ये दिया गया था कि सूरत पोर्ट के ऊपर वो ट्रेडिंग राइट्स जो थे वो दे दिए गए थे और इसके बदले 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर कलकत्ता के आसपास की ज़मीन है वो ये जो ब्रिटिशर्स थे या जो कंपनी थी वो कलकत्ता के अंदर ज़मीन खरीद सकती थी, ओके।
तो लैंड परचेजिंग राइट्स उनको दे दिए गए थे, हालांकि ये पहले राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर बॉम्बे मिंट की जो कॉइन्स थे उसको लीगली ऑथोराइज कर दिया गया था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की बॉम्बे कॉइन थी, ये बॉम्बे मिंट थी। ठीक है, तो ये पहले लीगली ऑथोराइज नहीं थी, तो इसके बाद में और ये लीगली ऑथोराइज कर दी गई थी कि इनके जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, करेंसी है, वो लीगल है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रिविलेज या फिर राइट्स दिए गए थे फ्रूक्सियार के द्वारा इस डेलीगेशन को, या फिर ऐसे बोल दें कंपनी को। ठीक है, अब ये जो प्रिविलेज या फिर राइट्स दिए गए थे, तो इसके बारे में एक हिस्टोरियन है ओम्स नाम से, वो कहते हैं कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है साथ में, कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी स्टेटमेंट वाज सेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन, तो वो हो गए ओम्स। ठीक है, तो ये थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के बाद में नेक्स्ट आते हैं डेनिस। डेनिस के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो 1616 के अंदर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश की गई थी। मेन सेंटर इन्होंने अपना श्रीरामपुर बनाया था, जो कि बंगाल के अंदर एक जगह है। फिर 1853 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी है वो ब्रिटिशर्स को बेच दी थी। ओके, अब डेनिस के बाद में नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच। 1664 के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश की गई थी, और ये जो कंपनी थी ये कोलबर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। कोलबर्ट कौन थे? ये किंग्स लुइस 14 के और फाइनेंस मिनिस्टर थे। फ्रेंच के किंग कौन थे उस टाइम? लुइस 14, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलबर्ट, उनके द्वारा और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। अब इस कंपनी की एक खास बात क्या थी, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, हाँ, हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स थे, लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो सूरत। सूरत के अंदर फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी 1668 के अंदर, और ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंकोइस कैरोन के द्वारा। ठीक है, फिर मसूलीपट्टनम के अंदर सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी 1669 के अंदर। ओके, फिर 1674 के अंदर 1674 के अंदर बात करें तो एक पुडुचेरी नाम से एक विलेज था, उसको परचेज कर लिया गया था, और किससे? बीजापुर के सुल्तान से, और इसका नाम बदलकर पौंडीचेरी रख दिया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट देखें तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हालांकि सूरत और मसूलीपट्टनम में अपना स्टेब्लिशमेंट करने के बाद में पास में जगह और थी यनम, वहाँ पे 1723 के अंदर फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली थी, और फिर माहे के अंदर जो कि मालाबार कोस्ट के ऊपर है तो वहाँ पे 1725, और कैराकेल 1739 के अंदर। तो यहाँ पे जो अपना होल्ड था वो कर लिया था ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, फिर अब जब यहाँ पे फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई तो यहाँ पे फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। तो फोर्ट लुइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था फ्रैंक मार्टिन के द्वारा। ओके, फिर 1674 के अंदर चंद्रनगर नाम से एक जगह थी बंगाल के अंदर, कंपनी के द्वारा इसको परचेज किया गया, और यहाँ पे और 1692 के आसपास यहाँ पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई थी कंपनी के द्वारा। ओके, तो ये थे फ्रेंच। ओके, अब फ्रेंच के बारे में बाद में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्वीडिश। स्वीडिश के बारे में भी ज़्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं। 1731 के अंदर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश की गई थी, और उन्होंने अपना जो मैक्सिमम ट्रेड था वो चाइना के साथ किया था। तो स्वीडिश के बारे में इतना ही है, बस इतना याद रखना है कि इन्होंने अपनी जो कंपनी थी कब इस्टेब्लिश की थी, और इनका मैक्सिमम जो ट्रेड था वो किसके साथ कंडक्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो दो वीडियो हमने, एक तो पिछला वीडियो और एक ये वीडियो, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस के अंदर सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। तो इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अभी इसके बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। हालांकि मैंने सभी जो टॉपिक्स थे, जो कंसेप्ट थे, स्टेटमेंट थे, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। एग्ज़ाम में शायद इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है कार्नेटिक वार्स, जिनको हिंदी में कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है,
क्योंकि अब जब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी तो ये इतने इजी वे में नहीं की गई थी। कई बैटल हुए थे, तो उन बैटल्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में अगर आपको अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।